Hello everyone, this is Pooja Mundotia. Welcome back to Top Educators. So today we are going to study a very important topic for your 12th boards. And this topic is not only important for 12th boards but it is also important for other degree courses of commerce. And the answer which we are going to study today, that is Henry Fayol's 14 Principles of Management. So before we start the principles, let us know more about Henry Fayol, like who was he, what he did. ठीक है, that all things we will study today. See now, who was Henry Fayol? See, Henry Fayol was born in the year 1841 and died in the year 1925. He was from France and he was an engineer who turned into industrialist and a successful manager. So, after conducting various observations and experiments in the organization, Fayol proposed 14 principles of management. सो फ्योल ने अपनी फेमस बुक जो थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, क्या क्यों वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में बताई है। और ये चीज़ आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एथिक्स, ये रूल्स जो है, ये जो प्रिंसिपल्स है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। एंड ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, हेनरी फ्योल्स remarkable contribution, he is also called as father of modern management. So please watch the full video ताकि आपको ये आंसर प्रॉपरली समझ में आए, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट. So let us start with the very first principle, that is principle of division of work. See, in this principle, that is division of work, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है. जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग एंड एक्सेट्रा. तो कोई भी काम जो है एक डिपार्टमेंट सारा काम नहीं करता, हर एक काम जो है आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होगा. जैसे यहाँ पे है टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, ये सब लोग जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के काम को हैंडल करते हैं. अब इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि कोई भी किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और अपने डिपार्टमेंट में अपने काम में उनका प्रॉपर फोकस होगा, एंड वो लोग अपना 100% जो है वो अपने डिपार्टमेंट में अपने काम पे दे सकते हैं. और जब आप किसी एम्प्लॉय को चूज करते हो, कोई भी वर्क असाइन करते हो, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हो कि उसकी उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या क्वालिटीज है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है. अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप किसी पर्सन को जो अकाउंटिंग में अच्छा नहीं है और अगर आप उसे अकाउंटिंग का काम दोगे तो ऑब्वियसली वो उस काम को प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा. बट इफ सम पर्सन इज गुड इन टेक्निकल वर्क, आप उसे टेक्निकल काम देते हो तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपना बेस्ट जो है वो वहां पर दे सकता है. तो आपको अपने एम्प्लॉयज के क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो देखने के बाद ही आपको अपने एम्प्लॉयज को वर्क जो है वो असाइन करना है. ठीक है, यानी कि जो भी काम हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, इट शुड बी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय. जिस काम में वो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है, आप वो जॉब उन्हें असाइन करो, so they will be able to give their best and also it will bring productivity in the organization. और प्रोडक्टिविटी या हमें एक्सपर्ट चाहिए तो हमें उन्हीं लोगों को प्रॉपरली काम असाइन करना है जो उस काम में बहुत अच्छे, जो कैपेबल है, जिनमें वो क्वालिटीज है. और हमें काम प्रॉपरली डिवाइड करना है ताकि हर इंसान जो है प्रॉपरली काम टाइम पे करके दे. ठीक है, यू विल अवॉइड डिलेज एंड आप प्रोडक्टिविटी अच्छी प्रोवाइड करोगे अपने क्लाइंट्स को भी, अपने कस्टमर्स को भी, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, वो किस लेवल पर काम कर सकते हैं. आपको प्रॉपरली वर्क को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हर काम प्रॉपरली हर डिपार्टमेंट का टाइम पर हो. ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. इट मीन्स सिंपली you have to divide the work between the employees depending upon their qualities and their capabilities, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो.
तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। See, when you hear that word authority, so it doesn't mean that you will sit on a chair and you will just give orders to the people. आप हिटलर बन जाओगे, आप सिर्फ ऑर्डर्स दोगे, नहीं। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। कोई भी आपका स्लेव नहीं है, आपका यहाँ पे कोई, ये बोलते हैं ना, आपका सबॉर्डिनेट जो है आपके स्लेव नहीं है कि वो लोग ब्लाइंडली आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको भी काम करना है, आपको सिर्फ काम करवाना नहीं है, आपको भी काम करना है, आपको अपनी बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो आपको दिखानी है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज पे वर्क थोप रहे हो, उन पे इम्पोज कर रहे हो, आपको उनकी सिचुएशंस को भी समझना है, उनके पॉइंट्स का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, ताकि उन पे कोई आपके एम्प्लॉयज पे बहुत प्रेशर ना आए काम का। ये भी एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी मैनेजर्स के अंदर देखी जानी चाहिए, होनी भी चाहिए। सी मैनेजर किसी भी ऑथराइज पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे काम करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जब किसी को भी वर्क असाइन करते हो तो आप उनको टाइम लिमिट दो, आप उनको बताओ कि इस टाइम तक हमें ये काम जो है तुम्हें करके देना है, और आप खुद भी उनको, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको हेल्प करो, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने रूल्स बनाए और हमने बस लोगों पर इम्पोज कर दिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हुआ है, देन यू विल बी आंसरेबल टू योर हाई अथॉरिटी। सो यू हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। आपके पास पूरा राइट है कि आप डिसीजन खुद से ले सको। सो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट योर वर्क ऑन टाइम एंड विथ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टूड? देन थर्ड principle we have principle of discipline. See, discipline is very important for any organization. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो नहीं करते हो, हर एम्प्लॉय कभी भी आ रहा है, कभी भी कोई भी टाइम पर वो आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई यहाँ पे प्रॉपर रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, जस्ट इमेजिन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा? क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ वर्कर्स फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ आपके सुपरवाइजर्स फॉलो नहीं करते, वो हर एक डिपार्टमेंट के लेवल पे हर एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना है। चाहे आप सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको भी प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग आपको देखकर डिसिप्लिन फॉलो कर सके। ठीक है, this discipline is not only for lower level but also for the upper level and all the levels of the organization. जस्ट इमेजिन करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई टाइमलाइन नहीं है वर्क सबमिशन का। इमेजिन करो क्या होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्यों? नो डिसिप्लिन, नो वर्क। नो वर्क मीन्स नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट मतलब ऑब्वियसली लॉस, और एक दिन आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होगा? डिसिप्लिन से काम टाइम पर होगा। ठीक है, लोग अपना बेस्ट देंगे, लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाए रखेंगे। और ये कैसे होगा? जब आप प्रॉपर रूल्स फॉर्म करोगे और लोगों को हेल्प आउट करोगे और आप खुद भी वो रूल्स फॉलो करोगे तब। So every single person should be disciplined and should follow and respect the norms of the organization, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस कर सकती है, जो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो डिसिप्लिन से ही हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकते हैं। अच्छी डिसिप्लिन होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी इफेक्टिव लीडरशिप एंड बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व, यानी हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डिसिप्लिन हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि वो प्रॉपरली टाइम पे काम करवाए और अपने रिक्वायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। Then fourth we have principle of unity of command. See, this one is very simple. See, हर एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। से एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए।
ठीक है, एक एम्प्लॉय के ऊपर 3-4 बॉस है, यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 4-5 लोग अगर ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनको वर्क असाइन कर रहे हैं, तो इमेजिन करो कि क्या हालत होगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। वो कौन सा काम पहले करेगा, वो कौन से सुपरवाइजर को पहले फॉलो करेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है किसी भी एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करता है। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय के ऊपर हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। इट मीन्स एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली एंड ओनली वन पर्सन। ठीक है, एक एम्प्लॉय को 3-4 सुपरवाइजर सुपीरियर्स जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, वर्क असाइन नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम जो है आपने जितने भी काम दिए वो एक भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, तो किसका काम पहले करे, ये सब उसे कंफ्यूजन फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो अप्रोच है कि एक एम्प्लॉय को 3-4 लोग जो है वर्क असाइन करेंगे, उसको उसको ऑर्डर्स देंगे, दिस इज टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। ओनली वन पर्सन शुड बी लाइबल टू गिव ऑर्डर टू द अदर पर्सन, ओनली वन पर्सन, रिमेंबर दिस, ओनली वन पर्सन शुड बी लाइबल। और कोई भी दूसरा तीसरा अगर आपको वर्क असाइन नहीं कर सकता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बॉस, एक सुपीरियर ही होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी कंफ्यूजन है, डिसीजन ले नहीं पा रहे, ऑर्डर्स किसके फॉलो करूं समझ नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो निकल जाएगी। आप क्या कर रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑर्डर्स दिए, वही टाइम दिया है, आप उस टाइम पे उन्हें प्रॉपरली जो है काम कर कर दे सकते हो, और आपको पता है कि आपको किसको आंसर करना है, आपको किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ये जो है पूरी तरीके से सारे कंफ्यूजन्स को डिलीट कर देता है। तो ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम ओनली। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि दिस इज माय कंसर्न पर्सन, मुझे इसी से ऑर्डर लेने और मुझे इसी को अपना काम जो है सबमिट करना है। एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए, ये हमें ये प्रिंसिपल बताता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो डिले इन द वर्क। Then fifth we have principle of unity of direction. The directions means जैसे आपको ये बताए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, so that one person, that one manager should make plans for the employees and एक टाइम पे एक प्लान, दैट्स इट, एक टाइम पे एक प्लान एंड एक ही मैनेजर जो है जो आपको डायरेक्शंस देगा एंड काम करवाएगा। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ना हो, there will be lots of plans, there will be many changes, there will be too many people giving you directions, giving you orders, everything will be spoiled, everything will be missed. So एक मैनेजर ही होना चाहिए टू गिव यू प्रॉपर डायरेक्शंस एंड एक टाइम पे एक ही प्लान जो है वो सबको फॉलो करना। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन्स नहीं होगी एंड प्रॉब्लम्स जो है वो रेज नहीं होगी। ठीक है, तो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और हर ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आपको एक ही प्लान पे एक टाइम पर एक ग्रुप को फोकस करना है। यानी डायरेक्शंस, यानी जो आपको बता रहा है आपको क्या करना है, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी वन प्लान, देयर शुड बी वन हेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू गिव यू डायरेक्शंस, टू गिव यू प्रॉपर ऑर्डर्स। ये हमें फिफ्थ पॉइंट बताता है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा है। देन वी हैव सिक्स पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू organizational interest. See, this is also a very simple point. See, when you work for any organization, that particular organization's profit and betterment is important for you. Obviously, आपकी organization grow करेगी, अच्छी होगी, तो आप भी grow करोगे, आपको भी promotions मिलेंगे। तो आप खुद के फायदे के लिए नहीं काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑब्वियसली आप पैसों के लिए काम करते हो, सैलरी के लिए काम करते हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो, बट आपको सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है। जैसे कि हमारी टीम इंडिया क्रिकेट प्ले करती है, तो हमारा फोकस सारे के जो भी हमारे क्रिकेटर्स है उनका फोकस होता है अपनी कंट्री को विन करवाना, ना ही कि उनका फोकस ये है कि मुझे आज अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना है या मुझे इतने स्कोर जो है 100-200 सेंचुरी मारनी है, मुझे, मैं तो आज अपने आप पर ही ध्यान दूंगा, कंट्री नहीं जीतेगी तो भी चलेगा। नहीं, वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग किसके लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं खेल रहे।
तो वही चीज है कि आप जब एक एम्प्लॉय आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं काम करता, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होगी, आगे बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो अपने एम्प्लॉयज को भी प्रमोट करेगी, आपकी सैलरी वगैरह रेज हो सकती है। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले देखना है एज कंपेयर टू आवर इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों ऐसे करते हैं हम लोग? बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक पर्सन की बात पर ही आप फोकस कर रहे हो, नहीं, आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज है, जो भी आपके एडवाइजर्स है, आपको सबकी बातें सुने, सबकी आपको एडवाइस लेनी है, और आपको किसी एक पर्सन या एक पर्सन के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना। बिकॉज आप एक कंपनी रन कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट पे फोकस करना है, नॉट ऑन द पर्टिकुलर पर्सन बट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया, टीम इंडिया के प्लेयर्स खेलते पूरी इंडिया के लिए, ना ही कि सिर्फ खुद के लिए, खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए, खुद के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए वो लोग नहीं खेलते, वो लोग खेलते हमारी टीम इंडिया के लिए। वैसे आप काम करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए। आपको तो प्रॉफिट और प्रमोशंस, सैलरी रे सब कुछ मिलेगा ही अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो होगी। तो हमारा मेन फोकस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आता है। अंडरस्टूड? देन आज है यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स, बट आज हम सिर्फ 7 करेंगे, और जो नेक्स्ट 7 है दैट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो 7वां प्रिंसिपल जो है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स देयर इज हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन लेती है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो डिफरेंस है दोनों का, एंड देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि अथॉरिटी और पावर जो है वो हायरार्की पे, यानी फॉर्मल जो है हायर अथॉरिटी उन पे जाता है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो हमारे लोअर लेवल, जैसे कि हमारे मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, इवन दे हैव द पावर टू टेक द डिसीजन एंड ऑल। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे काम करती है। यानी कि वो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पर जो है हायर अथॉरिटी डिसीजन लेगा पहले, देन इट विल कम टू द लोअर वंस। एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहां पे मैनेजर सुपरवाइजर्स के डिसीजंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों का, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव भी है। तो ये कब कहाँ कैसे यूज करना है डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब सेंट्रलाइजेशन का? देयर इज अ हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन लेती है द लोअर लेवल of the organization, it means the manager, the supervisors and all. So there should be proper balance between both the terms. Both the terms कौन सी है? Centralization and decentralization. कैसे डिपेंड करेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पूरे 7 प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट 7 principles जो है that will be continued in the next video. Hope you guys understood all the 7 principles. रिवाइज करो बार बार, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एंड दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड्स बट ये आपको आगे भी इन फ्यूचर आने वाला है। ठीक है, चाहे आप कौन सी भी डिग्री लो, अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।